हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बजट 2024-25 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो। आप सोच रहे होंगे कि अभी आर्थिक समीक्षा की जो सीरीज थी वो भी पूरी नहीं हो पाई है और मैंने बजट जो है इसके क्वेश्चंस ये डाल दिए, तो हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही हम बजट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी साथ में कंटिन्यू किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बजट जो है वो जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी जो संविधान में प्रावधान है, संविधान में जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 और 102 में किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस साल का बजट क्यों महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि नई गवर्नमेंट है और नई गवर्नमेंट की जो भी अपनी कार्य योजना होती है, उसकी जो एजेंडा होते हैं, उसके प्रथम बजट में ही परिलक्षित होते हैं। इस दृष्टिकोण से ये बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो बजट है राजस्थान का बजट, वो केंद्र के बजट के ही जैसा ही आपको लगेगा, चाहे अगर हम उसकी थीम की बात करें या फिर उसकी प्रोविजंस की बात करें। काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी हमको देखने के लिए मिल रही है, और देखने के लिए क्यों ना मिलेगी, क्योंकि ये डबल इंजन की गवर्नमेंट है। और अगर गवर्नमेंट जो है उसके नक्शे कदम पर चल रही है तो ये ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट बन सकती है। खैर, ये तो मजाक की बात थी, गवर्नमेंट तो डबल इंजन की ही होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 112 बजट को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 202 बजट से संबंधित है। एफआरबीएम एक्ट 2005 राजस्थान राज्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। और परिवर्तित बजट 2024-25 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया है। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कथन असत्य पूछ रहा है। और संविधान का अनुच्छेद 112 में बजट का प्रोविजन तो दिया ही नहीं है, तो बजट को परिभाषित कहाँ से किया जाएगा? हमें पता है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमें यहीं पे ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 202 में बजट से संबंधित है। जी हाँ, ये बजट से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वो केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है, और अनुच्छेद 202 जो है वो राज्य सरकार के बजट से संबंधित है। इसके साथ ही एफआरबीएम एक्ट, जो कि केंद्र के लिए 2003 के लिए, लेकिन राजस्थान के लिए एफआरबीएम एक्ट 2005 है। ये जो है राज्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। और चुनाव के पश्चात जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है परिवर्तित बजट 2024-25 10 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? अब आप सोच रहे होंगे इतना पुराना क्वेश्चन मैंने बजट में क्यों डाला है। तो हम आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक संचालन को बढ़ाने के लिए इस बजट में जो है 1650 नए कार्मिकों की नियुक्ति भर्ती की जो है घोषणा की गई है। इसलिए मैंने इस करंट के साथ में स्टैटिक को जोड़ दिया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित राजस्थान एट 2047 थीम के बजट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो थीम है ना, सेम थीम जो है केंद्र सरकार के बजट की भी है। विकसित भारत एट 2047, सॉरी, विकसित भारत एट 2047। अब इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 7 वर्षीय कार्य योजना के 10 लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो है 8,000 रुपए होगी। तो 7 वर्षीय कार्य योजना, जब हमें पता है कि गवर्नमेंट 5 वर्ष की है, तो 7 वर्ष की कार्य योजना क्यों प्रस्तुत करेगी? तो यही हम कॉमन सेंस से ही ऑप्शन को इनकरेक्ट कर देते हैं। पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो कि पूर्व में 6,000 थी, उसे इस बजट में जो है बढ़ा करके 8,000 कर दिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। विकसित राजस्थान एट 2047 के सपने को साकार करने हेतु 10 वर्षों में विद्युत मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है?
10 वर्षों में जो है 6% जो है वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। अब इसकी पूर्ति के लिए जो है परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत जो स्रोत है उनसे, और जो गैर परंपरागत है उनसे जो है ऊर्जा उत्पादन की जाएगी। तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनसे 20,500 मेगावाट, और गैर परंपरागत से 33,600 मेगावाट जो ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। और जो गैर परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, इनका लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा का रखा गया है 22,200, पवन ऊर्जा का 8,100, और हाइड्रो ऊर्जा का रखा गया है 3,300 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान प्रस्तुत किया गया, अभी जो राज्य में जो है लेखानुदान कब प्रस्तुत किया गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेखानुदान होता क्या है। संविधान का जो अनुच्छेद 116 है उसमें लेखानुदान का प्रावधान किया गया है। जिस वर्ष चुनाव होने वाले होते हैं, अर्थात चुनावी वर्ष के समय जो सरकार होती है वो पूर्ण बजट तो ला नहीं सकती है, लेकिन उससे चुनाव होने तक अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो जो देश की जो संचित निधि है ना, केंद्र की जो संचित निधि है, उससे पैसे निकालने के लिए संसद में वोट प्राप्त करती है गवर्नमेंट। कब तक के लिए? जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो चुनाव तक अपने खर्चों को संचालित करने के लिए संचित निधि के लिए से जो पैसे निकालने के लिए वोट प्राप्त करती है संसद में, उसके लिए जो लाया जाता है वो होता है लेखानुदान। ठीक है, और ये प्रस्तुत किया गया था 8 फरवरी 2024 को। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। परिवर्तित बजट 2024 प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि चुनावी वर्ष था, पहले लेखानुदान लाया गया और चुनाव के बाद में पूर्ण बजट लाया गया, जिसे ही परिवर्तित बजट भी कहा जाता है। ये प्रस्तुत किया गया था 10 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। बजट 2024-25 में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगामी 10 वर्ष में 6% वृद्धि दर होगी ऊर्जा में, और उसके लिए जो है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उनसे जो है 20,500 मेगावाट, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनसे 33,600 मेगावाट जो है ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सौर ऊर्जा का लक्ष्य मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 22,200 रखा गया है। जल विद्युत उत्पादन से ऊर्जा का लक्ष्य जो है वो 3100 रखा गया है, सॉरी 3300 रखा गया है। कुसुम योजना के तहत कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कुसुम योजना मतलब कि पीएम कुसुम योजना की बात हो रही है यहाँ पर। पीएम कुसुम योजना, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका आरंभ किया गया था मार्च 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की जो है ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आय में वृद्धि करना। इस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था। इसके तहत जो है सोलर पंप, किसानों के द्वारा जो है सोलर पंप, सॉरी क्या हो रहा है आज ये, वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। के तहत जो है कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? पीएम कुसुम योजना जो है मार्च 2019 में लाई गई थी किसानों की ऊर्जा सुरक्षा और आय में वृद्धि करने के लिए। इसके तहत जो है सौर पंप लगाए जाएंगे, और जो बंजर भूमि होगी उस पर सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। और इसके लिए जो है ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जो है वो 5,000 मेगावाट रखा गया है। बजट 2024 के तहत बोडाना में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। बोडाना क्षेत्र किस जिले में है? अब आप नॉर्मली पता है कि जितने भी सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं वो ज्यादातर किस पश्चिमी राजस्थान में है, तो जयपुर तो यहाँ से हटा दो आप, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। बुडाना जैसलमेर में है। तो हमने पीएम कुसुम योजना कर ली थी। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत जो है मार्च 2016 में की गई थी, मार्च 2019 में की गई थी। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि केंद्र और राज्य सरकार का जिसमें योगदान जो रहेगा, पीएम कुसुम योजना के तहत जो योगदान होगा, केंद्र सरकार 30%
सहयोग देगी, राज्य सरकार का 30% का होगा, बैंक के द्वारा जो 30% का सहयोग दिया जाएगा, और जो किसान होंगे वो अपना 10% यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम सूर्य घर बिजली ऊर्जा योजना में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। इसका जो लक्ष्य है वो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। राजस्थान में बिजली वंचित 2,08,000 से अधिक घरों में घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है ये लाई गई है, अभी फरवरी में ही लाई गई है, 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। और इसमें जो है आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने का प्रावधान किया गया है और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और राजस्थान में बिजली वंचित 2,08,000, अगर आपको ये दो ऑप्शन करेक्ट है पता और ये फैक्ट नहीं भी पता है तो ऑप्शन आपको यहीं से पता चल जाएगा कि भाई आपको सत्य कथन बताना है, तो दो तो सत्य होंगे नहीं, सत्य होंगे तो तीनों ही होंगे, तभी तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। पीएम सूर्योदय योजना का आरंभ कब किया गया है? 22 जनवरी 2024, 12 जनवरी 2024, 12 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024। आप लोगों को जो है राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आप तारीख के साथ याद रखिए, तारीख और वर्ष। केंद्र सरकार की योजनाएं जो कि एक वर्ष में अभी जो कि बहुत ज्यादा करंट में है ना, जो हमारे 2024-2023 में है, विशेषकर जो 2024 में आरंभ की गई है उनकी भी तारीख आपको याद रखनी है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मैंने आपको बता दी थी 13 फरवरी 2024 को हुई है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पीएम सूर्योदय योजना की बात कर रहा है जिसका आरंभ हुआ है 22 जनवरी 2024। ये डेट तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय था ये, और उसके बाद ठीक बाद ही जो है मोदी जी के द्वारा जो है पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है पीएम सूर्योदय योजना का? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी जो भी गरीब परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, उन पर जो बिजली बिल आता है बहुत ज्यादा, है ना, उससे उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो छतों पर जो है पैनल लगाए जाएंगे, सोलर पैनल, और वहां से जो है ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस उद्देश्य से जो है इसका आरंभ किया गया है 22 जनवरी 2024 को। बजट 2024-25 के तहत कितने ग्रीनफील्ड रोपवे का निर्माण किया जाना है? तो अभी हम ये बता दिया जाए कि पहली बार जो है राज्य में ग्रीनफील्ड रोपवे बनाए जाएंगे। इससे पहले रोपवे बनाए गए हैं, 6 रोपवे पहले से संचालित थे, 5 रोपवे और बनाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रीनफील्ड रोपवे जो है ये पहली बार बनाए जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि राज्य में सबसे पहला जो रोपवे है वो सुंधा माता रोपवे है, जालौर सुंधा माता रोपवे। ये सबसे लंबा रोपवे भी है और सबसे पहला रोपवे भी है। इसके बाद है करणी माता रोपवे जो कि उदयपुर में है। ये 3 रोपवे जो है सबसे आरंभ के रोपवे हैं। और उसके बाद है सावित्री माता रोपवे जो कि पुष्कर में है। 6 रोपवे पहले से थे, 5 रोपवे और बनाए जा रहे हैं। पहली बार ग्रीनफील्ड रोपवे बनाए जा रहे हैं जो कि कोटा में बनाए जा रहे हैं। और ये जो है 9 इनकी संख्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्पादन योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के तहत जो है 50 जिले सम्मिलित है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास की योजना है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना इस बार के बजट में जो है लाई गई है। और इसका उद्देश्य जो है, राज्य में अभी कितने जिले हैं, 50 जिले हैं, तो सभी जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी करेक्ट है। और ये ग्रामीण विकास की योजना तो नहीं है, ये जिला विकास की योजना है। तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो सही होगा, ए और बी दोनों ही सत्य है। ब्रिज क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? हमें पता है कि पहले से ही बहुत सारे क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सीमा विकास कार्यक्रम, इसके अलावा जो है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है पहले से चलाए जा रहे थे, लेकिन इस बार के बजट में जो है एक और क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई है जो कि ब्रिज क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसमें 5 जिले शामिल है। 5 जो पूर्वी जिले हैं ना, उनके दूरस्थ गांवों को जो है विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें 5 जिले शामिल है, जिसमें 2 तो नए जिले हैं। इसमें ब्रज क्षेत्र हमें पता है कि अलवर भरतपुर है ना, ये जो एरिया है ये ब्रज क्षेत्र है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अलवर भी शामिल होगा।
भरतपुर शामिल है, धौलपुर, डीग और खैरथल तिजारा। डीग और खैरथल तिजारा नवीनतम जिले हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है हमें। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, विभिन्न क्षेत्र के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपको इसको सुमेलित करना है। तो इसमें जो है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम जो है आपका सबसे पुराना कार्यक्रम है, तो आप ईयर देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 1986 हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपको यहीं से पता चल गया 2024। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए को आपको मिलाना है सी से, और ऑप्शन नंबर डी को मिलाते हैं ए से। सी और ए, ये यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये दो ऑप्शन में ए और सी और डी और ए दोनों ही सिमिलर है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा डांग क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है। एक मिनट, डांग क्षेत्र कार्यक्रम ये 2005-6 का है, और जो मगरा क्षेत्र कार्यक्रम है ये 2005 का है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? अभी जो इस बजट में एक राजस्थान पेट्रो जोन की जो है उसकी घोषणा की गई है, और इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है कहाँ पर है? पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पचपदरा में बनाई गई है। इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे है ना, उनके जो उद्योग होंगे उनके लिए जो है राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना बालोतरा, जो कि नवीनतम जिला है, जो 50 जिले जो बाद में जो नए जिले बनाए गए हैं जिससे हमारे राज्य में जो है 50 जिले हो चुके हैं, तो बालोतरा में जो है ये राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। इस बार के बजट में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र के तहत जो है निम्न क्षेत्रों में जो क्षेत्र बनाए गए हैं उनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो असंगत है? धर्मपुरा बालोतरा, नैनवा बूंदी, मालकीतुस उदयपुर और बरकाना पाली। तो ये जो धर्मपुरा जो है ये है हमारे बाड़मेर में, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये असंगत हो जाएगा, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन नंबर 1 है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी व अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाएगी। जी हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। इस सेंटर की स्थापना हेतु 200 करोड़ की लागत के साथ डेटा सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हमारे दोनों ही कथन जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? लॉजिस्टिक हब, इस बार की जो हमारा जो बजट है उसमें बहुत सारी पॉलिसीज की घोषणा की गई है, पार्क्स की घोषणा की गई है ना, सेंटर्स की घोषणा की गई है, तो इसमें लॉजिस्टिक हब जो है ये बांदीकुई, ये करेक्ट है। और बायोमास पैलेट पार्क उदयपुर नहीं, ये बांसवाड़ा होगा। और सोलर पैनल विनिर्माण पार्क जो है रोहट में बनाया जाएगा, रोहट होता है पाली में है ये जगह, रोहट पाली। बांदीकुई दौसा में आपको पता ही है। टाइल्स विनिर्माण पार्क जो है वो किशनगढ़, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बायोमास पैलेट पार्क। सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखो इस बार के बजट में कितने सारे पार्क की घोषणा कर दी गई है, लॉजिस्टिक हब, बायोमास पैलेट पार्क, सोलर पैनल विनिर्माण पार्क, टाइल्स विनिर्माण पार्क। जो सिरेमिक पार्क है इसकी स्थापना जो है बीकानेर में की जा रही है। हमको पता है कि बीकानेर में ही सबसे ज्यादा हमको जो क्ले मिलते हैं है ना, और उसी से ही सिरेमिक बनेगा, तो सिरेमिक पार्क भी यहाँ कहाँ बनाया गया? बीकानेर में बनाया गया। इसके साथ मैं ये जो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको बता देते हैं, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा में क्या होता है, टेक्सटाइल के लिए जो है कंडीशन बहुत सही है, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जोधपुर में जो है हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है थोलाई, जम्वा, रामगढ़ जो है जयपुर, यहाँ पर बनाया गया, और इसी के तर्ज पर दो और पार्क बनाए जा रहे हैं जो वेस्ट रिसाइकलिंग है उनके लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी व कार्यशाला आयोजित करने हेतु जो है यूनिटी मॉल की स्थापना जयपुर में की जा रही है। इससे क्या होगा, जो लोकल प्रोडक्ट्स होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, और ये 200 रुपए लागत से बनाया जा रहा है, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लाई गई थी? आपको जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके ईयर्स और उनकी डेट जो है वो ध्यान में रखनी है, और जो जितनी भी पॉलिसी है, हालांकि जो पहले की उनके स्थान पर नई पॉलिसी लाई जा रही है, लेकिन अभी आपको पुराने वाले की भी जो है
ईयर्स याद होने चाहिए। जो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 2020 की है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो 2021 की है। ये टूरिज्म पॉलिसी 2020 की है। 2022 में जो है रूरल टूरिज्म के लिए लाई गई थी पॉलिसी, और 2021 में जो है वो इको टूरिज्म की पॉलिसी लाई गई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अभी जो है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी जो है नई आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी की भी नई, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की भी घोषणा की गई है, और जो पूर्व की जो पॉलिसी है वो लागू की गई थी 17 सितंबर 2022 को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हालांकि थोड़ा मैं बीच बीच में जो है टेक्निकल इश्यूज आने के कारण जो है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसे दूर कर दिया जाए। और आप ऐसा ही अपना सहयोग देते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और बने रहिए हमारे साथ में। बजट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इकोनॉमिक सर्वे का भी आप इसे पढ़िए, इसे रिवीजन करिए। आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, आपके क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू आज के लिए।